हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th का विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षारक और लवण से रिलेटेड टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और लगभग हम लोग इस वीडियो में 150 प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे और कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का जो आगामी बोर्ड एग्जाम है 2025 उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, साइंस में अच्छे स्कोर कर पाए। इसके लिए जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा यूजफुल कंटेंट लाया गया है। बिल्कुल एनसीईआरटी किताब का निचोड़ है चैप्टर 2 का अम्ल क्षारक और लवण का। इससे रिलेटेड देख सकते होंगे बहुत से सारे जो है स्लाइड्स बनाए गए हैं और लगभग 150 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे क्लास 10th के जो साइंस है चैप्टर वाइज उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जाएंगे ताकि आपका एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझा हुआ जो चूना है उस पे अगर क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा। शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल थ्राइस, ठीक है। और जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर कर पाएंगे, है ना। तो ऑप्शंस दिए गए हैं विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट आंसर होगा विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH का होल थ्राइस, जब इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है ना। कौन सा होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, याद रखेंगे। ये एक नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस जो होता है बैंगनी रंग का होता है, तो लिटमस किससे निकाला जाता है, लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, और ऑप्शन डी पेटूनिया फूल से। तो बताइए लिटमस किससे निकाला जाता है, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है ना। तो याद रखेंगे लिटमस जो होता है लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है और लिटमस का जो कलर होता है वो बैंगनी कलर होता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है लिटमस जो रंजक होता है वो बैंगनी रंग का होता है और इसे किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है ना। तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। यानी हार्ड वाटर से हार्ड वाटर को जो है सॉफ्ट वाटर में बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। हार्ड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है जिसका नाम होता है डिटोरियम ऑक्साइड, इसी को हार्ड वाटर कहा जाता है। और सॉफ्ट वाटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए वो है H2O। तो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए जो है सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन जो है आप स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो बताइए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Na2CO3, है ना। Na2CO3 के मदद से ही जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विजातीय यौगिक कौन है, विजातीय यौगिक जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। याद रखेंगे विजातीय यौगिक कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा समान क्षारक विलयन का मान देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पीएच स्केल से क्वेश्चन जो है हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनमें से पीएच का कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 7, 6 और 13। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 13, है ना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 13। क्षारक का जो पीएच का वैल्यू होता है वो कितना होता है,
वो 7 से अधिक होता है। जैसे आपने पीएच स्केल देखा होगा, पीएच स्केल, पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे फॉर्म पूछा जाए, पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है? एक स्केल होता है जिसमें नंबरिंग की होती है, कितने से लेकर के? 0 से लेकर के 14 तक, है ना। 0 से 14 तक नंबरिंग क्या होता है? और ये पे 7 होता है ना। तो जिस पदार्थ का मान, यानी जिस पदार्थ का पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा, वो कौन सा नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा, यानी अम्लीय पदार्थ होगा। और अगर पीएच का वैल्यू किसी पदार्थ का 7 से अधिक हो गया, तो वो पदार्थ किस नेचर का होगा? उसकी प्रकृति क्या होगी? वो होगा बेस का होगा, यानी क्षारक होगा। और अगर पीएच का वैल्यू 7 के बराबर हो गया तो वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा, यानी उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल यानी उदासीन कहलाएगा, उदासीन पदार्थ कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा था किसका? क्षारक विलयन का। तो क्षारक विलयन का कितना होगा? 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक यहाँ पे कौन है? 2 भी नहीं है। 7 तो न्यूट्रल है, 6 एसिडिक है, और 13 क्या है? 7 से अधिक है। तो 13 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इस पीएच स्केल के माध्यम से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच का मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो विलयन है, इसका पीएच का वैल्यू कितना होता है? पोटेंशियल सॉरी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 11, 12, 13, 14। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका नेचर क्या है? एसिडिक है या फिर बेसिक है, यानी अम्ल है कि क्षारक है। जब पता चल जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रकृति है, नेचर है, वो एसिडिक है कि बेसिक है, अगर ये बात आपको अगर पता चल जाएगा तो आप बिल्कुल इस ऑप्शन पे सही आंसर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो बता दूं पहले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा? बेसिक नेचर का होता है। कौन सा होता है? क्षारक होता है। बेसिक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसी प्रकृति होती है? क्षारक होती है। और क्षारक का जो वैल्यू होता है, पीएच का मान, वो 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है, तो क्षारक प्रकृति कहलाता है। लेकिन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है? 14 होता है। अब यहाँ पे सवाल होगा 7 से तो सब अधिक है, 7 से तो सब अधिक है, तो सारे आंसर होना चाहिए, नहीं। लेकिन स्पेसिफिक जब बात किया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका पीएच का जो वैल्यू होता है वो 14 होता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? इनमें से कौन सा सही दिया गया है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी Na2CO3 7H2O, ऑप्शन डी Na2CO3 2H2O। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही दिया गया है। तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर के 10 मॉलिक्यूल, ये जो रिएक्शन है, ये केमिकल फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल सही है। Na2CO3 10H2O, है ना। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो है किसका विविध रूप है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का है ना। संगमरमर पत्थर जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। तो याद रखेंगे, चूना पत्थर हो गया, खड़िया और संगमरमर, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? कौन सा रस का पूछा जा रहा है? जठर रस का। तो बताइए जठर रस का पीएच का वैल्यू कितना होता है? 1.2, 7, 14, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर होगा 1.2। जठर रस कैसा होता है? अम्ल होता है, अम्ल नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और इसकी जो पीएच की जो वैल्यू होती है 7 से कम होती है। 7 से जितना वैल्यू कम होता जाएगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही बढ़ती जाएगी। एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ती जाएगी। यानी पीएच का मान जितना कम होता जाएगा उतना ही एसिडिक नेचर यानी अम्ल की जो प्रबलता होगी, अम्ल का जो नेचर होगा वो बढ़ता जाएगा। तो ये बात भी
आप याद रखेंगे। जठर रस का पीएच का मान 1.2 होता है और ये एसिडिक नेचर होता है क्योंकि साफ पता चला इसका वैल्यू 7 से क्या है, कम है। अगला है नीला थोथा, जिसे तुतिया भी कहा जाता है, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बताइए नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट और वाटर के 5 मॉलिक्यूल जो है CuSO4 5H2O, ये जो है नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र है, तुतिया का। कोशिश रहेगा कि कम से कम समय में लगभग 150 क्वेश्चंस को कवर किया जाए, ताकि आगामी जो एग्जाम होने वाला है आप लोग की कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्जाम, उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाए। अगला प्रश्न क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का कोई जलीय घोल है, उसमें मिथाइल ऑरेंज का अगर घोल मिला देंगे तो उसका जो रंग होगा बदल जाएगा। तो बदल करके किस रंग का हो जाएगा, है ना? पीला होगा, लाल हो जाएगा, हरा होगा, या फिर ऑप्शन डी नीला हो जाएगा। तो बताइए जो है किस रंग का हो जाएगा? तो पीला रंग का हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए पीला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का कोई एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय घोल है, इसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे। मिथाइल ऑरेंज क्या है? एसिडिक नेचर होता है। मिथाइल ऑरेंज जब इसमें मिलाया जाएगा तो इसका जो कलर होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर जो चेंज होगा तो किस रंग का होगा? ये पीला कलर का हो जाएगा ना। तो यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। ये जो है चीनी का रासायनिक सूत्र। अगर आपसे ग्लूकोज पूछा जाता, ठीक है, चीनी की जगह पे यहाँ पे अगर ग्लूकोज लिखा रहता तब भी क्या हो जाता? यही आंसर हो जाता है ना। ग्लूकोज का भी जो रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज बोले या फिर शुगर बोले, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, है ना। यानी कार्बन के कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 22 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 11 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। तो ये जरूर याद रखेंगे। चीनी यानी ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। अगला है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ पे होता है? एनोड पर, कैथोड पर? ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज होता है, मुक्त होता है? तो एनोड पर से होता है। इनमें से कौन प्रबल भस्म है? प्रबल का मतलब होता है ताकतवर। अगर हम लोग आसान शब्दों में समझे, प्रबल का मतलब क्या होता है? ताकतवर, है ना। तो ये बताइए इनमें से कौन प्रबल भस्म है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें से प्रबल भस्म जो है वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षारक नेचर का होता है, जिसे बेस कहा जाता है। इसका पीएच का वैल्यू जो होता है 7 से अधिक होता है। तो 7 से जितना अधिक बढ़ता जाएगा, ठीक है, 7 से जितना अधिक किसी भी पदार्थ का वैल्यू बढ़ता जाएगा, उसका बेसिक नेचर जो होगा वो उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। तो याद रखेंगे कि किसी भी पदार्थ का पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसकी जो प्रबलता होगी, उस क्षारक, उस पदार्थ की जो क्षारक की जो प्रबलता होगी, वो भी साथ ही साथ क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट है
उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का मान कितना होता है? 7 होता है, बताए थे पीएच स्केल में। नंबरिंग होता है 0 से 14, एक होता है 7। 7 से कम हुआ तो अम्ल नेचर का होगा यानी एसिडिक होगा, और 7 से अधिक हो गया तो बेस नेचर का होगा, और 7 के बराबर हो गया तो क्या होगा? उदासीन यानी न्यूट्रल कहलाएगा। अगला है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलने वाला जो भस्म होता है वो क्या कहलाता है? क्षार, क्षारक, क्षरण। ऑप्शन डी संक्षारण। तो क्षार कहलाता है। जल में जो घुलने वाला भस्म होता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रोवाइड करवाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्लोरो क्षार प्रक्रिया। ऑप्शन डी क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। अगला है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध या दही में होता है। खट्टा दूध अगर पूछता कि खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है तो लैक्टिक अम्ल, और दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है, तो याद रखेंगे खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें, साइट्रिक अम्ल खट्टे जो पदार्थ होते हैं, हर खट्टे पदार्थ में नहीं, जैसे आपका हो गया ऑरेंज, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, ठीक है। नींबू संतरे में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे पदार्थ में जो है सैट्रिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात किया जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल ये चींटी के डंक और या तो फिर नेटल का डंक, चींटी के डंक या फिर नेटल का डंक, इसमें मेथनोइक अम्ल पाया, नेटल का डंक, ये बात आप याद रखेंगे, है ना। खट्टे पदार्थ जैसे संतरा नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध या दही की बात करें तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और वहीं पे चींटी के डंक या फिर नेटल का डंक की बात की जाए तो उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम दही दिए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दही से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है पूछा जाए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है या फिर टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है 1 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन अम्ल नहीं है? कौन अम्ल नहीं है बताना है आपको। HCl ये तो अम्ल है, HNO3 ये भी अम्ल है, हाइड्रोजन सल्फेट ये भी अम्ल है, KOH क्या है? ये जो है क्षारक है। ये क्या है? क्षारक है। बाकी तीनों जो है ऊपर के ये क्या है? अम्ल है, एसिड है। और इसके जो पीएच की जो वैल्यू होती है 7 से कम होती है तीनों का, और केओच का जो वैल्यू होता है ये पीएच से अधिक होता है, क्योंकि ये क्षार नेचर का होता है। अगला है इनमें से कौन लवण है? अब लवण पूछा जा रहा है, यानी लवण का मतलब हो गया सॉल्ट। इनमें से कौन सॉल्ट है, लवण है? HCl बताए, HCl क्या है? ये तो एसिड है, तो ये तो नहीं हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है? बेस है, यानी क्षारक है। बेस का मतलब क्या होता है? क्षारक होता है। जहां जहां हम बेस शब्द का इस्तेमाल करेंगे समझिएगा क्या होता है? क्षारक होता है। अगर जो हिंदी मीडियम से है बच्चे, जहां पे भी बेस शब्द मैं बोलूंगा समझिएगा कि क्षारक की बात की जा रही है। K2SO4 ये क्या है? एसिड है, यानी अम्ल है। सॉरी, K2SO4 एसिड बोल दिया ना, माफ करेंगे, ये एसिड नहीं है, ये क्या है? सॉल्ट है।
सॉल्ट यानी लवण है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? CaO, NaOH, NaCl, Na2CO3। बताइए इनमें से कौन भस्म नहीं है? तो इनमें से जो भस्म कौन नहीं है? सोडियम क्लोराइड। NaCl जो है ये भस्म नहीं है, ये क्या है? सॉल्ट है, ये लवण है। तो पूछा गया था इनमें से कौन भस्म नहीं है, तो NaCl है। अगला प्रश्न है नींबू के रस का pH का मान लगभग कितना होता है? नींबू का रस, तो अभी थोड़ा देर पहले बताया नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में जो है आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये जब कौन सा अम्ल है, तो अम्ल है तो इसका pH का मान कितना होगा? 7 से कम होना चाहिए। तो बताइए जो है इनमें से नींबू के रस का मान कौन सा है? 10 जो है 7 से अधिक है, 12 जो दिख रहा है ऑप्शन में ये भी 7 से अधिक है, 14 ये भी 7 से अधिक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 2.2 आंसर होगा। अगर चीजें आपको बेसिक पता है तो आप बिना रटे भी क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखे होंगे सिट्रिक अम्ल, नींबू के रस जो होता है किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अम्ल का पीएच का मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन में 7 से कम कौन है? सिर्फ मात्र 2.2 दिख रहा है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो वह गैस कौन सा है? वो गैस जो है कौन सा है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है अमोनिया यानी NH3 है। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? इमली की बात किया जाए तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल बताए, चींटी के डंक, चींटी के डंक या फिर नेटल का डंक। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। और लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध या फिर दही में होता है ना, खट्टा दूध या फिर दही की बात की जाए तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए इमली के बारे में पूछा गया था कि इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है, तो टार्टरिक अम्ल इसका सही आंसर होगा। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3। NaHCO3 जो है ये बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जिसे कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र ये होता है जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 1 नंबर के लिए कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3 होता है। और इस बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। जो हम लोग पकवान वगैरह में डालते हैं ना फूलने के लिए, कोई भी पकवान बनाते तो इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ज्यादा फूले। अगला है NaOH विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया करने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो कौन सा गैस जो है रिलीज होगा? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, निकलेगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो। अगला प्रश्न क्या है? सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? लाल, हरा, नीला
बैगनी, तो राइट आंसर होगा हरा। सार्वजनिक सूचक जो होता है वो शुद्ध जल में, प्योर वाटर में कैसा रंग देता है? ग्रीन रंग यानी हरा रंग देता है। अगला है अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान कितना होता है? एसिड रेन का जो पीएच का वैल्यू होता है कितना होता है? तो 5.6 से कम। जब पीएच का मान 5.6 से कम हो जाएगा, वर्षा का जल का जब पीएच का मान 5.6 से कम हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाएगा। और दांतों का जो क्षय होता है, क्षरण होना लगता है, सड़ने लगता है, क्योंकि दांतों का जब पीएच का वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो दंत क्षय होता है ना, दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये भी बात आप जरूर याद रखेंगे। वर्षा का जो जल होता है उसका अगर पीएच का मान 5.6 से कम हो गया तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा, यानी एसिड रेन कहलाएगा। और अगर 5.5 जो मनुष्य का जो दांत होता है उसका पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दंत क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है? वो धातु का नाम बताना है जो एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करता है। एसिड और बेस दोनों के साथ जो है अभिक्रिया करता है, वो धातु कौन सा है? तो वो धातु है आपका जिंक। जिंक एक ऐसा धातु है जो अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षारक यानी बेस के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो याद रखेंगे जिंक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन से गैस निकलती है? NaCl H2SO4 को जब अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, निकलेगी? चार ऑप्शंस फिर दिए गए हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, HCl, SO2। तो बताइए कौन सा गैस निकलने वाला है? तो इसमें भी जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? रिलीज होता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? आप लोगों ने सुना होगा अपने दादा परदादा या बूढ़े बुजुर्ग लोगों से कि तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। तो साइंटिफिक में इसका क्या मतलब बनता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है। ऑप्शन बी खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी तांबा जीवाणुओं को नष्ट करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं और अम्ल जो होता है तांबे के साथ अभिक्रिया करता है। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताए कि कोई एक ऐसा धातु का नाम बताए जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो जिंक बताया, तो जिंक ही क्या है? तांबा है। तो जिंक एक ऐसा धातु है जो एसिड के साथ भी अभिक्रिया करता है और बेस के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर यहीं से आप लोगों को मिल जाएगा कि तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। क्योंकि खट्टे पदार्थ जो होते हैं उसमें अम्ल होते हैं और वो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए जो है खट्टे बर्तन में तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ नहीं रखने चाहिए। आगे है धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? तो धातु लवण बनता है। धातु लवण बनता है। अगला है वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहलाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? भस्म दिया गया है, लवण, अम्ल और क्षारक। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले समझिए। वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो खट्टे कौन होते हैं? अम्ल होते हैं।
और वे नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, तो कौन सा होता है? तो अभी पता है, अम्ल होता है ना। इसको बेसिक एक नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ, और इस नाम से न्यूमेरिक ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं है। अनिल, अनिल जो है किसी लड़का का नाम होगा या फिर आपका किसी दोस्त का नाम होगा, तो इसी में जो है आप इस चीज को याद रखेंगे। आ से क्या हो गया? आ से अम्ल हो गया, और नी से नीला, और ला से लाल, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर दिया? लाल कर दिया। तो ऐसे पदार्थ की जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा? अम्ल कहलाएगा। याद रखेंगे, अनिल से, आ से अम्ल, और अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अनिल आप अगर याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, अम्ल, है ना। और अम्ल की जो प्रकृति होती है, गुण ये होता है कि ये नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? उदासीनीकरण, द्विविस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण। अम्ल और क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उदासीनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण कहा जाता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होता है। अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होता है तो उस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कैसे कहा जाता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ह्यूमन होता है, जो हम लोग इंसान हैं, अगर हम लोग किसी दिन अगर कुछ अत्यधिक खा लेते हैं तो हम लोगों को क्या हो जाता है? अपच हो जाता है। जो खाया हुआ चीज होता है वो पचता नहीं है, अपच हो जाता है। तो अपच की स्थिति में क्या होता है? हमारे पेट पे HCl की मात्रा बढ़ जाती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मात्रा होती है हमारे पेट में अधिक हो जाती है। और HCl क्या है? एसिड नेचर का होता है। ये क्या है? अम्ल है। जब HCl हमारे पेट में अधिक हो जाता है तो हमारे पेट में दर्द, जलन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? HCl को मात्रा को कम करना पड़ेगा। HCl को मात्रा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको बेस डालना पड़ेगा, यानी क्षारक पदार्थ डालेंगे, तब जाकर के जो है HCl के जो प्रभाव है इसको कम करेगा। तो देखिए यहाँ पे जब HCl था और जब बेस हम ऐड किए तो पेट में जाकर के क्या किया? HCl की मात्रा को कम किया। उस हिसाब से मेरा दर्द, पेट में जो जलन था वो धीरे धीरे कम होगा। तो ये क्या हो रहा है? उदासीन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? उदासीन हो रहा है। अम्ल की जो मात्रा थी, HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन था हमारे पेट में वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द, जलन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पे कौन रिएक्शन कर रहा है? HCl और बेस ही तो रिएक्शन कर रहा है। अब बेस को होता है एंटासिड, जैसे आप लोग इनो वगैरह पीते होंगे। तो समझ में आया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होता है? जब कोई अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग जो है इस एग्जाम्पल की मदद से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, परबल अम्ल और परबल क्षार से बने लवण के पीएच मान क्या होंगे? परबल का मतलब क्या होता है? ताकतवर। तो परबल अम्ल और परबल क्षार जो है, क्षार से बने लवण के पीएच का मान क्या होगा? देखिए एक बात हम बताते हैं आपको, परबल अम्ल और परबल क्षार पहले आप समझे है ना, तब इसका आंसर आप खुद ब खुद कर लेंगे। परबल अम्ल और परबल क्षार क्या होता है? परबल का मतलब तो समझा दिए कि ताकतवर होता है। तो पीएच का मान जब 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्ल होता है। और जैसे जैसे पीएच का मान घटता जाएगा, ठीक है, पीएच का मान, किसी भी पदार्थ का पीएच का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा उसकी एसिडिक पावर बढ़ती जाएगी, अम्ल का जो गुण होगा वो अत्यधिक बढ़ता जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई ए पदार्थ है और कोई बी पदार्थ है, यानी दो पदार्थ है जिसका नाम ए है और दूसरा पदार्थ बी है। ए पदार्थ का जो है पीएच का वैल्यू 1.2 है और इसका मान के चलिए
2.5 है। तो बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा? दोनों तो एसिड है क्योंकि 7 से कम है। दोनों की जो वैल्यू है 7 से कम है। दोनों की जो नेचर है एसिडिक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन होगा? तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल, सबसे ज्यादा ताकतवर अम्ल कौन होगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच का मान जो है बी के मुकाबले में बहुत कम है। तो पीएच का वैल्यू जैसे जैसे कम होता जाएगा उससे ही जो है प्रबल अम्ल कहलाता जाएगा, यानी अम्ल की जो क्षमता होगी वो अत्यधिक होता जाएगा। ठीक उसी तरीके से पीएच का वैल्यू जब 7 से अधिक होता है तो कौन सा होता है? क्षार नेचर का होता है। अब दो पदार्थ लेते हैं, कोई ए है और बी है। इसका जो है पीएच का वैल्यू 9 है और इसका पीएच का वैल्यू 12 है। तो बताइए दोनों में जो है सबसे ताकतवर क्षार कौन है, प्रबल क्षार कौन है? तो प्रबल क्षार कौन होगा? पदार्थ बी होगा। क्योंकि इसका पीएच का वैल्यू अत्यधिक है ए के कंपेयर में। तो याद रखें पीएच का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रबल क्षार की भी क्या होगी? मात्रा बढ़ती जाएगी। पीएच का वैल्यू बढ़ेगा तो क्षार का जो ताकत होगा वो भी बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे पीएच का मान जैसे जैसे घटता जाएगा जो है उस अम्ल की जो प्रबलता होगी, ताकत होगी, बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया था कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के पीएच का मान क्या होंगे? 7, 14, 6, ऑप्शन डी 10। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। क्योंकि देखिए 7 क्यों होगा? अब सवाल होगा कि यहाँ की 7 क्यों होगा? ठीक है, 7 इसलिए होगा क्योंकि एसिड और बेस जब अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो इस रिएक्शन को क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और उदासीकरण पदार्थ कौन होता है? जिसका पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? पहले आप जो है बेसिक चीज है उसको समझिए। आपको रटने, साइंस एक ऐसा चीज है रटने से नहीं होगा, आपको चीजों को समझना होगा। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। और जो लवण बनाएगा उसका पीएच का मान कितना होगा? 7 के बराबर होगा, क्योंकि वो लवण क्या होता है? उदासीन होता है। और इस अभिक्रिया को ही उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है। ये था कहानी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, इनमें से कौन अम्लीय है? इनमें से कौन अम्लीय है? शुष्क HCl गैस, HCl का अम्लीय घोल, शुष्क अमोनिया गैस, ऑप्शन डी अमोनिया का जलीय घोल। तो बताइए इनमें से जो है कौन अम्लीय है? तो HCl का जो अम्लीय घोल होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का जो अम्लीय घोल होगा ये एसिड नेचर का होगा, एसिडिक होगा। अगला है जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र। इनमें से जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है? तो बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है ये है CaSO4 2H2O। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं। अगला है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होता है, अंशतः आयनित होता है, आयनित नहीं होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पूर्णतः आयनित होता है। H2SO4 क्या है? एक प्रबल अम्ल है क्योंकि यह जलीय घोल में पूरी तरीके से आयन देता है। क्योंकि एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, वो क्या देता है? जलीय घोल में H+ आयन देता है। और वहीं पे क्षार की बात किया जाए बेस का, तो ये जो है OH- आयन देता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रबल अम्लीय है? प्रबल अम्लीय कौन है? अम्ल है, जाहिर सी बात पीएच का मान कितना होगा? 7 से कम होना चाहिए। अब पीएच का मान जो सबसे कम होगा वही प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि बताए थे पीएच का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा अम्ल की प्रबलता यानी ताकत बढ़ती जाएगी। तो देखिए पीएच का मान सबसे कम किसका है?
तो पीएच का मान सबसे कम कौन है? 0 है। तो इसकी जो है प्रबलता अधिक होगी। जिस पदार्थ का पीएच का मान 0 होगा वो अधिक अम्लीय होगा, उसकी जो प्रकृति होगी वो अधिक अम्लीय होगी। अगला है नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो नेटल का डंक हो या फिर चींटी का डंक, उसमें मेथनोइक अम्ल होता है। किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम क्लोराइड से। तो बताइए किससे होगा? सोडियम कार्बोनेट से भी नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड से भी नहीं होगा, बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा क्या होता है? क्षार नेचर का होता है। मधुमक्खी के डंक में बताया कि कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के डंक में जो होता है ये मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल होता है। जब देखते होंगे मधुमक्खी डंक मारता है तो उस जगह पे काफी ज्यादा जलन होता है, क्योंकि उसमें मेथनोइक अम्ल जो है मधुमक्खी छोड़ जाता है। तो मेथनोइक अम्ल को कम करने के लिए जो है क्षार लगाना पड़ता है उसमें। जब क्षार लगाएंगे तो एसिड और क्षार जब रिएक्शन करेगा, एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? एसिड की जो मात्रा होगी, एसिड की जो मात्रा होगी यानी मेथनोइक अम्ल की जो मात्रा होगी वो क्या करेगा? कम करेगा, यानी इसकी मात्रा को उदासीन करेगा। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है? उदासीनी अभिक्रिया कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा का जब इस्तेमाल कर देंगे जहाँ पे डंक मारेगा जिस जगह पे, वहां पे धीरे धीरे जो है मेथनोइक अम्ल की जो प्रभाव होगा वो कम होता जाएगा और दर्द जलन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगला है किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। ये तो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जो होता है किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। और ये जो है लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला है क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो क्षारक के जल में घोलने पर जो है OH माइनस आयन प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि अगर एसिड होगा तो जल में घोलने पर ये H प्लस आयन देगा, और अगर बेस होगा तो ये जल में घोलने पर OH माइनस आयन देगा। ये जो है दोनों में बेसिक अंतर है। एसिड को जल में घोलने पर H प्लस आयन देता है और क्षारक को जल में घोलने पर OH माइनस आयन देता है। अगला है इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? नहीं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ये गलत है। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, बेसिक नेचर का होता है। याद रखेंगे धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? अम्लीय होते हैं, यानी सॉरी अम्लीय होते नहीं, क्षारीय होते हैं। अगर यहीं पे अधातु पूछता, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते नहीं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं रुकिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कौन सा कथन सही है? तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय नहीं होते, क्षारीय होते हैं। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। धातु के ऑक्साइड की बात किया जाए तो जो होते हैं क्षारीय नेचर के होते हैं, यानी बेसिक नेचर के होते हैं। अगर अधातु की बात की जाए तो वो जो होता है अम्लीय होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। धातु यानी धातु के जो ऑक्साइड होंगे, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं इसके नेचर क्या होता है? क्षार नेचर का होता है। क्षारक क्षार नेचर का होता है। और वहीं पे अधातु की बात की जाए, अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय नेचर के होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही कथन है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान
घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना आसान होता है, कठिन होता है। ऑप्शन सी, जल में पीएच का मान परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी कठिन होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? कठिन होता है। जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है, मिल जाता है, तो नदी का जो जल होता है, पीएच मान होता है वो घट जाता है। पीएच का मान क्या होता है? घट जाता है। और ये जल में जो रहने वाले जीवाणु होते हैं, उसको बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। उस पानी में बहुत सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन बी कठिन होता है, राइट आंसर है। अगला है, हल्दी किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी जो है ये आपका प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। सूचक भी दो तरीके के होते हैं। सूचक जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल, जिसे प्राकृतिक कहा जाता है, नेचुरल सूचक। और दूसरा जो है आर्टिफिशियल सूचक। ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला है, तनु एसीएल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन मुक्त होती है? तनु एसीएल से विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो कौन सा आयन मुक्त होती है? OH आयन, Cl यानी क्लोरीन माइनस आयन, H प्लस आयन, HCl आयन। तो बताइए कौन सा आयन मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा H प्लस आयन, क्योंकि HCl क्या है? एसिड होता है। एसिड होता है, और एसिड को जब जल में घोला जाता है तो कौन सा आयन देता है? H प्लस आयन देता है। और वहीं पे अगर बेस की बात करें, क्षार की, तो ये OH माइनस आयन देता है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2 है। CaOCl2 है। अगला है, जल की अनुपस्थिति में HCl H प्लस आयन उत्पन्न कर सकता है? हाँ, नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जल की अनुपस्थिति में H प्लस आयन उत्पन्न कर सकता है? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये तो एक अम्ल है। और बताए कि जब एसिड को वाटर से घोला जाता है तो क्या देता है? H प्लस आयन देता है। H प्लस क्या देता है? आयन देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, HCl तो है, HCl तो है, लेकिन वाटर नहीं है। तो वाटर के साथ जब नहीं मिलाएंगे तो क्या सिर्फ एसिड अकेले H प्लस आयन देगा? नहीं देगा। H प्लस आयन तभी देगा जब एसिड को वाटर के साथ जब मिलाएंगे, तब H प्लस आयन क्या होता है? रिलीज होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ पे क्या है? जल की अनुपस्थिति कर रहा है, यानी जल के साथ नहीं मिला रहा है, तो H प्लस आयन क्या होगा? नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी सही है। अगला है, पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? पीएच स्केल पे जो 14 है वो क्या दर्शाता है? तो क्षार दर्शाएगा। जितना अधिक होगा पीएच का वैल्यू, उतना अधिक क्षारकीय नेचर का होगा, क्षारकीय नेचर का होगा। तो अधिक अम्लीयता को दर्शाएगा? नहीं, पीएच का मान जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्लीयता को दर्शाएगा। तो ये होगा अधिक क्षारीयता को दर्शाएगा। पीएच का मान जितना अधिक होगा तो मैक्सिमम कितना होगा? 14 होगा। तो 14 मैक्सिमम है। 14 क्या है? पीएच स्केल में जो स्केलिंग किया गया है, 14 क्या है? मैक्सिमम है। तो 14 जब मैक्सिमम है तो अधिक क्षारीयता को दिखाएगा, क्योंकि वैसे पदार्थ जिसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय नेचर का होता है। अब पीएच का वैल्यू जितना अधिक होगा उतना ज्यादा जो है अधिक क्षारीय होगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उसके नेचर क्या होता है? तो उसका अम्लीय होता है। यहीं पे अगर धातु के ऑक्साइड पूछा जाता है, धातु ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है?
धातु ऑक्साइड का नेचर होता है बेस नेचर का होता है, यानी क्षार नेचर का। और यहीं पे जो है अधात्विक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो अम्लीय ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? तो ताजा जो दूध होता है उसका पीएच का मान 6 होता है। तो दूध भी क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन जब दूध दही बन जाता है, दूध से जब दही बनता है तो पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो पीएच का मान क्या होगा? घट जाएगा। दूध जब था ताजा दूध तो पीएच का मान कितना था? 6 था। और जब यही दूध से दही बन जाएगा तो पीएच का मान कितना हो जाएगा? 6 से भी कम हो जाएगा। 6 से भी 6 से भी कम होगा, क्योंकि दही जो है उसकी अम्लीयता दूध से अधिक होती है, क्योंकि इसका पीएच का मान 6 से कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? घटेगा। अगला है, अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है? जैसे एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप खाते होंगे तो क्या हो जाता है? अपच हो जाता है। जैसे कोई इंसान जब अत्यधिक खाना खा लेता है शादी वगैरह में तो पचा नहीं पाता है, अपच हो जाता है। तो अपच हो जाता है तो इस केस में क्या होता है? इंसान के पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए आपको क्या होगा? क्षार मिलाना पड़ेगा। क्षारक वाले पदार्थ को सेवन करना होगा ताकि HCl की मात्रा को कम कर सके। और जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करती है तो उस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है। तो अपच वाले स्थिति में जो है एंटा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। एंटा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैसा नेचर का होता है? क्षार नेचर का होता है। उन्हीं में से जो है एग्जाम्पल एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप सेवन करेंगे, जब आपका पेट अपच हो गया है, जब आपके पेट में HCl की मात्रा अधिक हो गई है, पेट में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इस स्थिति में अगर आप एंटा एसिड जो कि क्षारक नेचर का होता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेवन करेंगे तो आपका जो अपच है वो धीरे धीरे कम होगा और आपके पेट के अंदर का जो जलन है, दर्द है, वो कम हो जाएगा। जैसे आप लोग जो है इनो वगैरह पीते होंगे पेट के जलन को कम करने के लिए, अपच को ठीक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच का मान क्या होगा? देखिए, अनिल से आप लोगों को बताए थे। अनिल आप लोगों का कोई दोस्त होगा, फ्रेंड होगा। अनिल से क्या बताए थे? आ से अम्ल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? 1 बिलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देला, तो आप लोग याद रखेंगे लहनी। अनिल ना, तो ये जो है न्यूमेनिक नहीं चलेगा। एक अनिल से आप लोग जो है याद रखेंगे। और क्षारक जो होता है, क्षारक क्या करता है? ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी रेड से ब्लू कर देता है। तो समझ जाइए क्या है? वो क्षारक है, यानी क्षार नेचर का है। आगे है, पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। पीएच का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, वो तो क्या दर्शाएगा? तो देखिए 0 क्या है? 7 से कम है। जब 7 से कम है तो क्या नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। और बताया कि पीएच का वैल्यू जितना कम, पीएच का वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही एसिडिक होगा, वो उतना ही ज्यादा अम्लीयता होगा। तो पीएच का मान अगर 0 हो गया तो क्या होगा? अधिक अम्लीयता होगा, उसकी जो प्रबलता होगी अम्ल की अधिक होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा होता है? तो चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जल का जो रंग होता है वो दुधिया हो जाता है। दुधिया कहने का सेंस व्हाइट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
कौन सा क्षारक क्षार होता है? 4 ऑप्शंस जो है दिए गए हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं वो क्षार होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं वो क्षार होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है।